नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 मधुमेह चेतावनी। इस अध्याय को न छोड़ें, भले ही आपको कभी मधुमेह का निदान न हुआ हो। मधुमेह मेलेट्स अस्तित्व में सबसे व्यापक बीमारियों में से एक बन गया है। पिछले 35 वर्षों में औद्योगिक दुनिया ने मधुमेह के मामलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि देखी है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में मधुमेह और संबंधित जटिलताओं के इलाज पर सालाना अनुमानित $150 बिलियन खर्च किए जाते हैं। अमेरिका में अनुमानित 16 मिलियन लोगों को मधुमेह है, लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनमें से लगभग आधे लोग ये भी नहीं जानते कि वे मधुमेह से पीड़ित हैं। यही कारण है कि मधुमेह से पीड़ित न होने वाले लोगों को भी यह अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। हालांकि मधुमेह अपने आप में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इस बीमारी के दुष्प्रभाव भी उतने ही भयावह हैं। उदाहरण के लिए, अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी के नए मामलों में से 1/3 मधुमेह के कारण होते हैं। 5 में से 4 मधुमेह रोगी अंततः मर जाएंगे, मधुमेह से नहीं, बल्कि मधुमेह द्वारा शुरू की गई हृदय संबंधी बीमारी, दिल का दौरा, स्ट्रोक या परिधीय संवहनी रोग से। क्या आप जानते हैं कि मधुमेह अंग विच्छेदन का प्रमुख कारण है और बुजुर्गों में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। मधुमेह महामारी के स्तर पर पहुंच गया है। इनमें से 90% से अधिक मामलों को टाइप 2 मधुमेह, जिससे पहले वयस्क प्रारंभ मधुमेह के रूप में जाना जाता है। हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। टाइप 1 मधुमेह को किशोर मधुमेह कहा जाता था। इस प्रकार का मधुमेह आमतौर पर बच्चों में होता है और यह अग्न्याशय पर एक ऑटोइम्यून हमले का परिणाम है। इससे ये बच्चे बिना किसी इंसुलिन के रह जाते हैं, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए इंसुलिन लेना चाहिए। हालांकि मैं इस अध्याय में अपना ध्यान टाइप 2 मधुमेह पर केंद्रित करने जा रहा हूं, क्योंकि यह मधुमेह का वह प्रकार है जो महामारी की ओर बढ़ रहा है। अनुपात। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या में इतनी वृद्धि क्यों हुई है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप व्यक्तिगत रूप से मधुमेह विकसित होने के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, जो से मिलें। जो 41 साल का था जब वह नियमित वार्षिक शारीरिक जांच के लिए मेरे कार्यालय में आया था। वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे बस लगा कि उसे पूरी तरह से जांच की जरूरत है, क्योंकि उसने कई सालों से शारीरिक जांच नहीं करवाई थी। नियमित नियुक्ति के दौरान हमने कुछ खून लिया, क्योंकि जो को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ और चिंता हुई जब मेरी लैब तकनीक लाल के बजाय गुलाबी दिखी। सेंट्रीफ्यूज में रक्त को निश्चिस्पन करने के बाद नमूने का ऊपरी हिस्सा सपने जैसा दिख रहा था, जिसका अर्थ है कि यह वसा से भरा हुआ था। लैब रिपोर्ट ने संकेत दिया कि जो का कोलेस्ट्रॉल 250 था, उसका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 31 था और उसका ट्राइग्लिसराइड स्तर असामान्य रूप से 1208 पर उच्च था। ट्राइग्लिसराइड का स्तर 150 से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड एचडीएल अनुपात 2 से कम होना चाहिए। जो का अनुपात लगभग 40 था। हालांकि उसका उपवास रक्त शर्करा स्तर सामान्य था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जो को सिंड्रोम एक्स विकसित हो गया था, जो मधुमेह मिलेट्स का एक अग्रदूत है। सिंड्रोम एक्स, क्या यह आपको मार रहा है? जो की तरह ज्यादातर लोगों ने सिंड्रोम एक्स के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन उन्हें जरूर सुनना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिजिशियन और प्रोफेसर डॉक्टर गेराल्ड रीवेंस ने समस्याओं के एक ऐसे समूह का वर्णन करने के लिए इस शब्द को चुना जिसका एक ही कारण है, इंसुलिन प्रतिरोध। चिकित्सा अनुसंधान के जरिए डॉक्टर रीवेंस का अनुमान है कि 80 मिलियन से ज्यादा वयस्क अमेरिकियों को सिंड्रोम एक्स है।
आइए सिंड्रोम एक्स के सामान्य कारण पर नजर डालें, जो कि शरीर में इंसुलिन के प्रति विकसित प्रतिरोध है। इंसुलिन प्रतिरोध क्या है? अमेरिकी लोग एक उच्च कार्बोहाइड्रेट, कम वसा वाले आहार, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार के प्रति आकर्षित हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे आहार ने अपना असर दिखाया है और हम में से कई लोग उच्च वसा वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो गए हैं। इंसुलिन मूल रूप से एक है गोरेज हार्मोन जो शर्करा को कोशिका में ले जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके या वसा के रूप में संग्रहित किया जा सके। शरीर हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, इसलिए जब यह अपने स्वयं के इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, तो यह अधिक इंसुलिन बनाकर क्षतिपूर्ति करता है। दूसरे शब्दों में, हमारा शरीर हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं को अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए मजबूर करके रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि का जवाब देता है। इंसुलिन प्रतिरोध वाले व्यक्तियों को वर्षों हाइपरइंसुलिनेमिया के साथ अधिक से अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शर्करा सामान्य होती है। हालांकि ये एलिबुलिन हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में प्रभावी हैं, लेकिन वे कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। नीचे इंसुलिन के बढ़े हुए स्तर के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों की एक सूची दी गई है। ये वे समस्याएं हैं जिन्हें डॉक्टर गेराल्ड रेवेंस ने सिंड्रोम एक्स नाम दिया है। धमनियों में महत्वपूर्ण सूजन, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकती है। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन, ऊंचा ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल के अलावा रक्त में अन्य वसा HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होना, LDL खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि, रक्त के थक्के बनने की प्रवृत्ति में वृद्धि, महत्वपूर्ण अनियंत्रित वजन वृद्धि का विकास आमतौर पर मध्य भाग के आसपास, जिसे केंद्रीय मोटापा कहा जाता है। जब सिंड्रोम एक्स के सभी कारक एक साथ मिल जाते हैं, तो हृदय रोग विकसित होने का जोखिम वास्तव में 20 गुना बढ़ जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हृदय रोग आज औद्योगिक दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा है, हम इसके विकसित होने के बढ़ते जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब मरीज कई वर्षों तक, शायद 10 से 20 वर्ष तक सिंड्रोम एक्स से पीड़ित रहता है, तो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और अब वे उच्च स्तर पर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती हैं। इस बिंदु पर इंसुलिन का स्तर गिरना शुरू हो जाता है और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है। सबसे पहले रक्त शर्करा में केवल हल्की वृद्धि हो सकती है, जिसे ग्लूकोज असहिष्णुता या प्रीक्लिनिकल डायबिटीज के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 मिलियन से अधिक लोग ग्लूकोज असहिष्णुता के इस चरण में हैं। फिर आम तौर पर 1 या 2 साल के भीतर, अगर जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं होता है, तो पूर्ण विकसित मधुमेह हो जाएगा। धमनियों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और भी तेजी से बढ़ती है क्योंकि रक्त शर्करा का स्तर लगातार बढ़ने लगता है। इंसुलिन प्रतिरोध का कारण क्या है? कई सिद्धांत बताते हैं कि हम वर्षों से अपने इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील क्यों होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंसुलिन प्रतिरोध पश्चिमी आहार का परिणाम है। हालांकि हम वसा को कम करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारा प्रेम संबंध जारी है। कई अमेरिकी इस बात को पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट केवल चीनी की लंबी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें शरीर विभिन्न दरों पर अवशोषित करता है। क्या आप जानते हैं कि सफेद ब्रेड, सफेद आटा, पास्ता, चावल और आलू टेबल शुगर की तुलना में रक्त प्रवाह में अपनी शर्करा को और भी तेजी से छोड़ते हैं? ये सच है, यही कारण है कि ऐसे खाद्य पदार्थों को उच्च ग्लाइसेमिक कहा जाता है। दूसरी ओर, हरी बीन्स, ब्रसल्स स्प्राउट्स, टमाटर, सेब और संतरे जैसे खाद्य पदार्थ रक्त प्रवाह में शर्करा को बहुत धीरे धीरे छोड़ते हैं और इसलिए उन्हें कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। निम्न राष्ट्र बहुत अधिक उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो बदले में रक्त शर्करा को बहुत तेजी से बढ़ाता है और इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करता है। जब हमारा रक्त शर्करा गिरता है, तो हमें भूख लगती है।
इसलिए हम एक स्नैक लेते हैं या एक बड़ा भोजन खाते हैं और पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। समय की अवधि के बाद इंसुलिन का स्राव इतनी बार अधिक उत्तेजित हो जाता है कि हमारा शरीर इसके प्रति कम और कम संवेदनशील हो जाता है। शरीर को रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्न्याशय को उच्च स्तर के इंसुलिन का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। यह इंसुलिन का यह ऊंचा स्तर है जो सिंड्रोम एक्स से जुड़े विनाशकारी चयापचय परिवर्तनों का कारण बनता है। आप कैसे जानेंगे कि आपको सिंड्रोम एक्स है? अधिकांश चिकित्सक नियमित रूप से अपने रोगियों के लिए रक्त इंसुलिन के स्तर का अनुरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये देखने का एक सरल, हालांकि अप्रत्यक्ष तरीका है कि क्या आप सिंड्रोम एक्स या इंसुलिन प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। जब आपके रक्त की जांच की जाती है तो आपको नियमित रूप से एक लिपिड प्रोफाइल मिलेगी, जिसमें कुल कोलेस्ट्रॉल HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल LDL, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, रक्त में अन्य वसा के स्तर शामिल होते हैं। अधिकांश लोग कुल कोलेस्ट्रॉल को HDL कोलेस्ट्रॉल से विभाजित करके प्राप्त अनुपात से परिचित हैं। लेकिन अगर आप ट्राइग्लिसराइड के स्तर को HDL कोलेस्ट्रॉल से विभाजित करते हैं, तो आपको जो अनुपात मिलता है वह इस बात का संकेत है कि आप सिंड्रोम विकसित कर रहे हैं या नहीं। यदि यह अनुपात 2 से अधिक है, आप में सिंड्रोम एक्स विकसित होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा, अगर आप देखते हैं कि आपका रक्तचाप या आपकी कमर का आकार बढ़ रहा है, तो यह और भी अधिक संभावना है कि आप सिंड्रोम एक्स का एक गंभीर मामला विकसित कर रहे हैं। यहाँ इस सरल परीक्षण को करने का एक उदाहरण दिया गया है। मान लें कि आपका ट्राइग्लिसराइड स्तर 210 है और आपका HDL कोलेस्ट्रॉल स्तर 30 है। 210 को 30 से भाग देने पर अनुपात 7 आता है। चूंकि यह निश्चित रूप से 2 के अनुपात से अधिक है, इसलिए आप निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको इंसुलिन प्रतिरोध या सिंड्रोम एक्स के शुरुआती लक्षण हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति में इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होना शुरू होता है, उसके चिकित्सक को जीवनशैली में बदलाव की सलाह देनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वह समय है जब हृदय संबंधी क्षति वास्तव में शुरू होती है। इसलिए चिकित्सकों को ट्राइग्लिसराइड्स HDL कोलेस्ट्रॉल अनुपात के माध्यम से इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होने के शुरुआती लक्षणों के बारे में तुरंत पता होना चाहिए। इस बिंदु पर इंसुलिन प्रतिरोध पूरी तरह से प्रतिवर्ती है। हमें किसी व्यक्ति का इलाज करने से पहले उसके पूरी तरह से मधुमेह हो जाने तक इंतजार करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब कोई मरीज अपनी इंसुलिन प्रतिरोध का इलाज सरल लेकिन प्रभावी जीवनशैली में बदलाव करके करता है, तो वह न केवल धमनियों को होने वाले नुकसान को रोकता है, बल्कि वह मधुमेह से भी बचता है। ये सच्ची निवारक दवा है। एक स्वस्थ जीवनशैली, न कि हमारे द्वारा निर्धारित दवाएं, अंतर ला सकती हैं। बिना किसी संदेह के, मेरा मानना है कि डॉक्टर मधुमेह के इलाज के लिए दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ज्यादातर चिकित्सक इस बात से सहमत होंगे कि आहार और व्यायाम मधुमेह के रोगियों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ये समझाने में पर्याप्त समय नहीं लगाते हैं कि इन आदतों को बदलना ही बीमारी की विनाशकारी जटिलताओं के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। मुझे एहसास है कि मरीजों को व्यायाम और पोषण में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करने की तुलना में दवा लिखना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम दवाओं पर इतना अधिक निर्भर न हो तो मधुमेह को बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ तक कि मेरे कार्यालय में आने वाले दवा कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस बात से सहमत हैं कि उच्च फाइबर वाला आहार जिसमें कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं, बहुत प्रभावी है। लेकिन वे हमेशा कहते हैं कि मरीज आमतौर पर अपने आहार में ऐसे बदलाव नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें दवा लेनी चाहिए। ये वह नहीं है जो मैं देखता हूँ। मेरे अभ्यास में अधिकांश रोगी अधिक दवा लेने के बजाय जीवनशैली में बदलाव करना पसंद करते हैं, हालांकि बहुत कुछ डॉक्टर के रवैये और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लगातार जब मैं रोगियों को ये सब समझाने के लिए समय निकालता हूँ और फिर उनसे पूछता हूँ कि वे क्या करना चाहेंगे,
तो 90% से अधिक लोग जवाब देते हैं कि वे पहले जीवन शैली में बदलाव करना पसंद करेंगे, जो हमें दिखा सकता है कि यह कैसे काम करता है। जो वीट सिंड्रोम एक्स कैसे, जो अपने प्रयोगशाला परिणामों के बारे में बहुत चिंतित था और इसलिए उसने तुरंत अपनी जीवन शैली बदलने के लिए प्रेरित महसूस किया। हमने उसे एक मामूली व्यायाम कार्यक्रम, कम ग्लाइसेमिक आहार और एंटीऑक्सीडेंट और खनिज पूरक आहार के एक आहार पर रखा। मैंने 12 सप्ताह बाद जो के रक्त परीक्षण को दोहराया और आश्चर्यजनक सुधार दर्ज किया। उसका कोलेस्ट्रॉल स्तर 250 से 150 तक गिर गया, उसका HDL कोलेस्ट्रॉल 10 अंक बढ़कर 41 हो गया और उसका ट्राइग्लिसराइड स्तर 1.208 से 102 तक गिर गया। उसका ट्राइग्लिसराइड HDL अनुपात 40 से घटकर 2.5 हो गया था। जो ने ये सब बिना किसी दवा के और सिर्फ 12 हफ्तों में पूरा किया। वह और मैं दोनों ही रोमांचित थे। अगर आप भी जो की तरह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में हैं, तो आप भी इसी तरह की स्थिति में आ सकते हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली और खान पान में बदलाव के प्रति उसी तरह की प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो सिंड्रोम एक्स और इसके घातक परिणामों को मात दी जा सकती है। अब हम अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करते हैं, मधुमेह के बढ़ते विकास और हमारे शरीर पर इसके विनाशकारी प्रभाव को कैसे उल्टा जाए। मधुमेह का निदान और निगरानी। मधुमेह के लिए सबसे आम जांच तकनीक उपवास रक्त शर्करा परीक्षण है, जैसा कि मैंने जो को दिया था। चिकित्सक शुगर चैलेंज टेस्ट का भी उपयोग करते हैं, जिसमें व्यक्ति को शुगर लोड एक पॉप जैसा पेय जिसमें चीनी भरी होती है दिया जाता है, और फिर 2 घंटे बाद रक्त शर्करा स्तर का परीक्षण किया जाता है। अधिकांश चिकित्सकों का मानना है कि मधुमेह के निदान के लिए 2 घंटे का रक्त शर्करा स्तर 190 निश्चित रूप से 200 से ऊपर से अधिक होना चाहिए। सामान्य 2 घंटे का रक्त शर्करा स्तर 110 से कम और निश्चित रूप से 130 से कम होना चाहिए। जिन रोगियों में उपवास के दौरान थोड़ा बढ़ा हुआ रक्त शर्करा स्तर और 2 घंटे का रक्त शर्करा स्तर 130 और 190 के बीच होता है, उन्हें ग्लूकोज असहिष्णुता प्रीक्लिनिकल मधुमेह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि वास्तविक मधुमेह के रूप में। चूंकि रक्त शर्करा माप केवल ये बताता है कि किसी विशेष समय पर रोगी कैसा महसूस कर रहा है। एक अन्य सहायक परीक्षण हीमोग्लोबिन A1C है, जो लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाली शर्करा की मात्रा को दर्शाता है। मैं मधुमेह या मधुमेह की प्रवृत्ति वाले रोगी को हर 4 से 6 महीने में ये परीक्षण करवाना पसंद करता हूँ। चूंकि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में लगभग 140 दिनों तक रहती हैं, इसलिए ये परीक्षण इस बात का एक बढ़िया संकेतक है कि रोगी वास्तव में अपने मधुमेह को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर रहा है। अधिकांश प्रयोगशालाओं में हीमोग्लोबिन A1C की सामान्य सीमा 3.5 से 5.7 है। मधुमेह रोगी के लिए लक्ष्य कड़ा नियंत्रण रखना है ताकि हीमोग्लोबिन 6.5% से कम हो। जब रोगी ऐसा करने में सक्षम होते हैं, तो उनमें द्वितीयक जटिलता विकसित होने का जोखिम 3% से कम होता है। लेकिन अगर वे 1 में 9% से अधिक हीमोग्लोबिन A1C बनाए रखते हैं, तो उनमें द्वितीयक जटिलता विकसित होने का जोखिम होता है। यह एक झटका है, खासकर इस तथ्य के प्रकाश में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत इलाज किए गए मधुमेह रोगी 9.2 का हीमोग्लोबिन A1C बनाए रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए एक महान समर्थन नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब किसी डॉक्टर द्वारा मधुमेह का वास्तविक निदान किया जाता है, तो इनमें से अधिकांश 60% से अधिक रोगियों में पहले से ही हृदय संबंधी गंभीर बीमारी होती है। इससे रोगी को उपचार शुरू करने से पहले ही नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखिए, एक बार जब इंसुलिन प्रतिरोध शुरू होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों का सख्त होना की प्रक्रिया नाटकीय रूप से तेज हो जाती है। यही कारण है कि डॉक्टरों के लिए अपने रोगियों में सिंड्रोम एक्स को जल्द से जल्द पहचानना और जीवन शैली में ऐसे बदलावों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है जो समस्या को ठीक कर सकते हैं।
एक रोगी को वास्तव में मधुमेह होने से कई साल पहले सिंड्रोम एक्स हो सकता है। इस समय तक क्षति को ठीक करने के लिए उपचार बहुत देर हो चुकी होती है। मोटापा। हम सभी ने मीडिया और चिकित्सकों को ये दावा करते हुए सुना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और औद्योगिक दुनिया में मधुमेह महामारी बन रहा है, क्योंकि बहुत से लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ये वास्तव में मामला नहीं है। मीडिया ने घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी है, ऐसा कहा जा सकता है। इंसुलिन प्रतिरोध सिंड्रोम एक्स केंद्रीय मोटापे की ओर ले जाता है, न कि इसके विपरीत। वास्तव में मोटापा इस सिंड्रोम का एक प्रमुख पहलू है। केंद्रीय मोटापे से मेरा क्या मतलब है? इसका संबंध इस बात से है कि आपका वजन आपके शरीर में किस तरह वितरित है। अगर यह पूरे शरीर में समान रूप से फैला हुआ है या आप नीचे से भारी हैं, नाशपाती के आकार का, तो आपको कुछ वजन कम करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन सिंड्रोम एक्स के संबंध में आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपकी कमर के आसपास काफी वजन बढ़ गया है, सेब के आकार का है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरे कार्यालय में 20 या 30 की उम्र के बीच के कई मरीज शिकायत करते हुए आए हैं कि उनका वजन काफी बढ़ रहा है। उन्हें इस बात से परेशानी होती है कि उनके खाने की आदतें और गतिविधि का स्तर नहीं बदला है, लेकिन पिछले 2 या 3 सालों में उनका वजन 30 से 40 पाउंड बढ़ गया है। उनका वजन इतना क्यों बढ़ रहा है? आम तौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोगी ने इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इन रोगियों ने विभिन्न आहार कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन वे अधिक वजन कम करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे आहार अनिवार्य रूप से उच्च कार्बोहाइड्रेट, कम वसा वाले होते हैं। इससे इंसुलिन प्रतिरोध और भी बदतर हो जाता है। यदि ये लोग अपने वजन बढ़ने के लिए इंसुलिन प्रतिरोध की अंतर्निहित समस्या को ठीक नहीं करते हैं, तो वे अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। अपने सहायता समूह में वापस जाना कितना निराशाजनक होगा, लेकिन कभी भी दूसरों की तरह वजन कम करने के करीब नहीं आ पाना। मैं अपने सभी रोगियों को कम ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट खाने से अपने आहार को संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, अच्छे प्रोटीन और अच्छे वसा के साथ, जिसके बारे में मैं इस अध्याय में विस्तार से बताऊंगा। जब इस आहार को मामूली व्यायाम और सेलुलर पोषण अध्याय 17 के साथ जोड़ा जाता है, तो अंतर्निहित इंसुलिन प्रतिरोध को ठीक किया जा सकता है। फिर वजन रहस्यमय तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। मेरे मरीज अक्सर इस बात से हैरान होते हैं कि वे बिना किसी कोशिश के कैसे वजन कम कर रहे हैं। वे अच्छा महसूस करते हैं और उनका ऊर्जा स्तर उल्लेखनीय है। कृपया जान लें कि जब मैं डाइट कहता हूं, तो मेरा मतलब फैट डाइट से नहीं है। फैट डाइट वह होती है जिसे आप किसी दिन छोड़ने के इरादे से शुरू करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। इसके बजाय मैं एक स्वस्थ जीवन शैली की बात कर रहा हूं जिसका साइड इफेक्ट वसा कम करना है। मैं अपने मरीजों के साथ लगभग 12 सप्ताह तक आक्रामक तरीके से काम करता हूं ताकि वे जान सके कि इन सिद्धांतों को अपने खाने के तरीके पर कैसे लागू करना है। वजन कम करना इसका जवाब नहीं है। इंसुलिन प्रतिरोध को ठीक करना ही कुंजी है। मधुमेह का उपचार। सभी चिकित्सक इस बात पर सहमत हैं कि हमें सबसे पहले अपने रोगियों को जीवन शैली में प्रभावी बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें अपनी मधुमेह की स्थिति में सुधार करने का मौका देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, कई चिकित्सक ऐसे बदलावों के बारे में केवल दिखावा करते हैं, जबकि बीमारी को नियंत्रित करने के लिए दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। अगर हम मधुमेह रोगियों की संख्या कम करने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करने जा रहे हैं, साथ ही मौजूदा मधुमेह रोगियों को उनकी बीमारी पर नियंत्रण में सुधार करने में मदद करना चाहते हैं, तो 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले, हमें इंसुलिन प्रतिरोध पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जो टाइप 2 मधुमेह के अधिकांश मामलों में अंतर्निहित समस्या है, और केवल रक्त शर्करा के स्तर के उपचार पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। बॉक्स देखें।
दूसरा, हमें जीवनशैली में ऐसे बदलावों को आक्रामक रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में चिकित्सकों को अंतिम उपाय के रूप में दवा पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर गलत इलाज कर रहे हैं। मेयो क्लिनिक के लिए एक समीक्षा लेख में डॉक्टर जेम्स डी कीफ ने कहा, मधुमेह के रोगियों में चिकित्सीय प्रयास मुख्य रूप से बढ़े हुए रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य करने पर केंद्रित रहे हैं, जबकि अक्सर इनमें से कई अन्य परिवर्तनीय जोखिमों को अनदेखा कर दिया जाता है, जो अंतर्निहित इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होते हैं। यह आंशिक रूप से इस तथ्य का कारण है कि 80% मधुमेह रोगी अभी भी हृदय रोग से मरते हैं। मेरा मानना है कि अधिकांश मधुमेह के मूल कारण इंसुलिन प्रतिरोध का उपचार मधुमेह का सामना करने और उसे नियंत्रित करने का एक बेहतर तरीका है। जीवन शैली में बदलाव की जानकारी। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि मधुमेह और इंसुलिन प्रतिरोध दोनों में प्राथमिक अंतर्निहित समस्या के इलाज के लिए जीवनशैली में बदलाव कितना सरल है। हम मामूली व्यायाम, इस तरह से खाने की बात कर रहे हैं कि रक्त शर्करा में वृद्धि न हो, और रोगी की अपनी इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बेहतर बनाने के लिए कुछ बुनियादी पोषण संबंधी पूरक आहार लें। जब आप इन तीनों परिवर्तनों को जोड़ते हैं, जैसा कि आपने जो के मामले में देखा, तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। आइए इंसुलिन प्रतिरोध के प्रति स्वस्थ प्रतिक्रिया के लिए इनमें से प्रत्येक घटक पर नजर डालें। आहार। मेरी राय में बहुत से डॉक्टर अपने मधुमेह रोगियों को सुझाए जाने वाले आहार में बड़ी गलतियां करते हैं। चूंकि इन रोगियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम हृदय रोग है, इसलिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन मुख्य रूप से लोगों के आहार में वसा की मात्रा को लेकर चिंतित है। इसलिए अदा और कई आहार विशेषज्ञ जिस आहार का समर्थन करते हैं वह उच्च कार्बोहाइड्रेट, कम वसा वाला आहार है। पिछले 35 सालों से मधुमेह रोगियों ने अदा की सिफारिशों का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। 70 के दशक के मध्य में 80% मधुमेह रोगी हृदय रोग से मर रहे थे, और जब हम नई सहस्राब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी 80% मधुमेह रोगी हृदय रोग से मर रहे हैं। क्या ये हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का कारण नहीं बनता? एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हमें अंतर्निहित प्रतिरोध का इलाज करने की आवश्यकता है इंसुलिन के मामले में, हम मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य चिंता का विषय है। यह आहार विशेषज्ञों के विपरीत है जो मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका स्रोत मायने नहीं रखता। ये सोच ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वह दर जिस पर शरीर विभिन्न कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करता है और उन्हें कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। सरल शर्करा अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट दूसरों की तुलना में अपनी शर्करा को अधिक तेजी से छोड़ते हैं। बीन्स, फूलगोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और सेब जैसे अधिक जटिल कार्बोहाइड्रेट जिनमें बहुत अधिक फाइबर होता है, अपनी शर्करा को धीरे धीरे छोड़ते हैं। जब इन कम ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट को संतुलित भोजन में अच्छे प्रोटीन और अच्छे वसा के साथ मिलाया जाता है, तो रक्त शर्करा में वृद्धि नहीं होती है। मधुमेह को नियंत्रित करने में यह महत्वपूर्ण है। यदि भोजन के बाद रक्त शर्करा में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, जो मधुमेह नियंत्रण में एक प्रमुख कारक है, तो दवाओं के साथ इसे वापस नीचे लाने में कोई समस्या नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पोषण और निवारक चिकित्सा के प्रमुख डॉक्टर वाल्टर सी विलेट ने अपनी पुस्तक ईट, ड्रिंक एंड बी हेल्दी में प्रस्तावित किया है कि हमें यूएसडीए द्वारा अनुशंसित खाद्य पिरामिड पर पुनर्विचार करना चाहिए। सबसे निचले पायदान पर कम ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जबकि उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ सफेद ब्रेड, सफेद आटा, पास्ता, चावल और आलू भोजन के शीर्ष पर होने चाहिए। सभी मिठाइयों के साथ पिरामिड। हर कोई जानता है कि मधुमेह रोगियों के लिए मिठाइयाँ कितनी बुरी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ कैंडी खाने की तुलना में रक्त शर्करा को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं।
जब मैंने अंततः अपने मधुमेह रोगियों को कम ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट को अच्छे प्रोटीन और अच्छे वसा के साथ खाने के लिए मना लिया, तो उनका मधुमेह नियंत्रण नाटकीय रूप से बेहतर हो गया और उनका शरीर अपने स्वयं के इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। बुनियादी आहार निर्देश निम्नलिखित अच्छे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं। जब आप इन्हें अपने प्रत्येक भोजन या नाश्ते में शामिल करते हैं, तो आपका रक्त शर्करा स्तर खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचेगा जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा प्रोटीन और वसा सब्जियों और वनस्पति तेलों से मिलता है। एवोकाडो, जैतून का तेल, नट्स, बीन्स, सोया इत्यादि प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं और इनमें वसा होती है जो वास्तव में आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट ताजे साबुत फलों और सब्जियों से आते हैं। सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। सेब का जूस सेब से बेहतर होता है। साबुत अनाज बहुत जरूरी है और प्रसंस्कृत अनाज से बचना सभी के लिए, खासकर मधुमेह रोगियों के लिए एक स्वस्थ आहार विकसित करने में महत्वपूर्ण है। अगला सबसे अच्छा प्रोटीन और वसा मछली से आता है। ठंडे पानी की मछलियां जैसे मैकेरल, टूना, सैल्मन और सार्डिन में वे वसा होते हैं जिनकी चर्चा हमने अध्याय 10 में की थी। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये वसा न केवल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं बल्कि हमारे शरीर में समग्र सूजन को भी कम करते हैं। अगला सबसे अच्छा प्रोटीन मुर्गी से आता है, क्योंकि पक्षी की वसा सबसे अधिक प्रोटीन युक्त होती है। मांस के बाहरी भाग पर और मांस के अंदर संगमरमर जैसा नहीं। भले ही यह संतृप्त वसा है, मांस से त्वचा को हटाकर आप अभी भी बहुत कम वसा वाला प्रोटीन भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है कि सबसे खराब वसा और प्रोटीन हमारे लाल मांस और डेयरी उत्पादों से आते हैं। यदि आप लाल मांस खाने जा रहे हैं तो कम से कम जितना संभव हो उतना कम वसा वाला मांस खाएं। आपको कम वसा वाले कॉटेज पनीर, दूध और अंडे की सफेदी को छोड़कर डेयरी उत्पादों से बचना चाहिए। यदि आप अंडे खाने जा रहे हैं तो रेंज फेड चिकन अंडे लेने का प्रयास करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कुछ सबसे खराब वसा जो आप खा सकते हैं वे ट्रांस फैटी एसिड हैं। इन्हें बासी वसा कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। लेबल देखने की आदत डालें और जब भी आप आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत कुछ भी देखें उसे न खरीदें। ये बुनियादी आहार निर्देश हैं जो मैं अपने मधुमेह रोगियों और अपने रोगियों के साथ साझा करता हूं जिन्होंने जो की तरह सिंड्रोम एक्स विकसित किया है। इस पुस्तक का फोकस मुझे अपने रोगियों को सुझाए जाने वाले आहार के बारीक विवरणों में जाने की अनुमति नहीं देता है। आहार और सिंड्रोम एक्स के बारे में उत्सुक लोगों के लिए मैं कुछ पुस्तकों की सिफारिश करता हूं। जीन और जॉयस डाउस द्वारा 403030 फैट बर्निंग न्यूट्रिशन और बैरी सीयर्स द्वारा ए वीक इन द जोन। ये सीधी सादी किताबें 403030 संतुलन की सलाह देती हैं। 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% वसा ये भोजन के दौरान सुझाए गए इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का संतुलन है। मैं अपने कार्यालय में 5:0:25:25 अनुपात का अधिक उपयोग करता हूं, लेकिन सिद्धांत समान है। यह एटकिन के आहार की तरह उच्च प्रोटीन वाला भोजन कार्यक्रम नहीं है। यह एक स्वस्थ आहार है जिसे आप अपने जीवन भर जारी रख सकते हैं। अगर हर कोई इस तरह से खाए, व्यायाम करे और कुछ बुनियादी सूक्ष्म पोषक तत्व ले तो मधुमेह महामारी अस्तित्वहीन हो जाएगी। जब आप इस तरह से खाते हैं तो इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करने के बजाय आप ग्लूकागन नामक विपरीत हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करते हैं। ग्लूकागन वसा का उपयोग करता है, रक्तचाप को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये कैलोरी नियंत्रण के बजाय हार्मोनल नियंत्रण के लिए खाना है। मैं अपने मरीजों को बताता हूं कि वे एक स्वस्थ आहार खा रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट वसा कम करना है। चूंकि वह केवल 23 साल का था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि उसे हर रात कई बार बाथरूम क्यों जाना पड़ता है। मैंने मैट के लिए ब्लड शुगर टेस्ट करवाया
और यह 590 आया। ये स्तर इतना खतरनाक था कि मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और तुरंत अंतःशिरा इंसुलिन का आधान शुरू कर दिया। जब उसके रक्त शर्करा ने इस उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैंने एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से परामर्श किया। इस चिकित्सक को भी मैट की मधुमेह को नियंत्रित करने में समस्या थी और अंत में उसे इंसुलिन की उच्च खुराक देनी पड़ी। इससे पहले उन्होंने किसी मरीज को इतनी खुराक नहीं दी थी। एक समय पर मैं दिन में 2 बार इंसुलिन की 90 यूनिट ले रहा था। सामान्य खुराक लगभग 10 यूनिट होती है। मैट के आखिरकार स्थिर होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने सुझाव दिया कि वह इंसुलिन लेते हुए अपनी जीवन शैली में बदलाव करे। वह सहमत हो गया और उसने ऐसा खाना खाना शुरू कर दिया जिससे उसका रक्त शर्करा स्तर न बढ़े, और खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की गोलियां लेने लगा। मैट समर्पित था और अपने कार्यक्रम के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसका वजन कम होने लगा और धीरे धीरे वह निर्धारित इंसुलिन की मात्रा कम करने में सक्षम हो गया। महीने दर महीने उसकी हालत में सुधार हुआ। व्यायाम। शारीरिक जांच के लिए आने के 4 महीने बाद मैट मेरे कार्यालय में आया और मुझे बताया कि उसका रक्त शर्करा सामान्य है और वह कोई इंसुलिन नहीं ले रहा है। उसका इतिहास जानने के बाद मुझे वास्तव में उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसका उपवास रक्त शर्करा परीक्षण किया। परिणाम 84 था। फिर मैंने उसे चीनी लोड के साथ चुनौती दी और 2 घंटे बाद उसका रक्त शर्करा परीक्षण किया। यह 88 था, सामान्य सीमा के भीतर। उसका हीमोग्लोबिन AIC 5.4 था, जो भी सामान्य था। मैट अब मधुमेह से मुक्त था। फिर मुझे पीस कॉप्स को एक पत्र लिखने का कठिन काम मिला, जिसमें बताया गया कि मैट एक समय इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगी था, लेकिन अब वह मधुमेह रोगी भी नहीं रहा। मुझे डर था कि असामान्य रिपोर्ट के कारण मैट को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सेवा करने का उसका सपना टूट जाएगा। लेकिन पीस कॉप्स ने उसका रक्त परीक्षण दोहराया और निष्कर्ष निकाला कि अब वह मधुमेह रोगी नहीं रहा। मैट पीस कॉप्स में शामिल हो गए और अफ्रीका में 2 साल बिताए। संगठन ने वास्तव में उन्हें हर 6 महीने में जंगल से बाहर निकालकर अस्पताल में जांच के लिए भेजा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका रक्त शर्करा सामान्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा सुझाए गए संतुलित आहार के साथ रहना एक चुनौती थी, लेकिन उपलब्ध अप्रसंस्कृत अनाज खाने से उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे पिछले महीने मैट को अपने कार्यालय में फिर से देखने का सौभाग्य मिला। अब वह शांति सेना में अपना दौरा पूरा कर चुका है और अभी भी उसका रक्त शर्करा सामान्य बना हुआ है। उसने मुझे ये भी बताया कि वह उस कार्यक्रम के साथ बना रहा जो मैंने शुरू में उसके लिए निर्धारित किया था, और उसने अपना वजन 315 पाउंड से घटाकर 205 पाउंड कर लिया है। उसने कहा कि उसका वजन बिना किसी प्रयास के ही कम हो गया, जब उसका रक्त शर्करा सामान्य हो गया और उसने इंसुलिन प्रतिरोध को ठीक कर लिया। मेरा मानना है कि कई अन्य लोग जो सीमा रेखा या पूर्ण रूप से मधुमेह से पीड़ित हैं, वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य में इसी तरह के बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप मधुमेह से जूझ रहे हैं, तो क्या आप खुद को इससे मुक्त करने के लिए आवश्यक जीवनशैली में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? दवा पर निर्भरता से कैसे छुटकारा पाएं और स्वस्थ जीवन जिएं? याद रखें, आप अपने मधुमेह को नियंत्रित करना चाहते हैं और कम से कम 6.5 से अधिक हीमोग्लोबिन A1C बनाए रखना चाहते हैं। अकेले दवा से ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने से आपके मधुमेह नियंत्रण में काफी सुधार होगा। जब आप इन जीवनशैली समायोजनों को शुरू करते हैं तो आपको अपने रक्त शर्करा पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। यदि रक्त शर्करा बहुत अधिक गिर जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है ताकि वह आपकी दवा को समायोजित कर सके। जैसा कि मैंने पहले कहा, मधुमेह महामारी के अनुपात में बढ़ रहा है। इस बीमारी पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद हम लड़ाई हार रहे हैं।
चिकित्सकों और आम लोगों को समान रूप से अपने दृष्टिकोण पर फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उच्च रक्त शर्करा के बजाय इंसुलिन प्रतिरोध पर हमला करना चाहिए। जब हम कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर, उच्च रक्तचाप या असामान्य वजन बढ़ने के साथ साथ बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड स्तर देखते हैं, तो हमें सिंड्रोम एक्स के संभावित विकास और त्वरित हृदय संबंधी क्षति को पहचानने की आवश्यकता है जो पहले ही शुरू हो चुकी हो सकती है। इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होने वाली बीमारियों का केवल इलाज करने के बजाय हमें इंसुलिन प्रतिरोध का ही आक्रामक तरीके से इलाज करने की आवश्यकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जीवन शैली में ऐसे सरल बदलाव लगभग चमत्कारिक रूप से काम कर सकते हैं? मधुमेह का गायब होना।